के अंगूठा काटने वाले के वंशजों को याद रखना चाहिए कि जब जब बहुजनों पर हमला हुआ है, इसके हक अधिकार पर हमला हुआ है, तो जो बांग्लादेश की स्थिति बनी और श्रीलंका की स्थिति बनी, वो भी दिन यहाँ आने में कोई दूर नहीं रहेगा। हमको ये मिजाज यहाँ के नौजवानों का दिख रहा है, दिखाई पड़ता है यहाँ के नौजवानों का मिजाज। और जब ये मिजाज भी लग रहा है कि बिहार के धरती से ही निकलेगी, दूसरे जगह से नहीं निकलेगी, तो आज लक्ष्मण जी यहाँ, इसलिए क्या इस पर बात करें, बोलना ही आरक्षण के बारे में। जब 2014 में सरकार बनी तो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनके भविष्य को खत्म करने के लिए कि फिर से अब ये कॉलेज में अगला जनरेशन नहीं आ सके, वो क्या कहते हैं कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक उसकी आवाज बुलंद होते रहेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आरक्षण छात्रवृत्ति तो बंद ही हो गई। एक और आप सब लोगों को शायद पता भी नहीं हो, डीओपीटी का एक आदेश निकल गया। उसी समय जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। ये बहुत सारी बॉय का काम करता हूँ, घर घर पिज्जा और बर्गर पहुँचाता हूँ। उसके बाद थोड़ा वक्त मिल पाता है तो मैं क्लासरूम में आता हूँ। बाद में वही मोहित, लक्ष्मण यादव की क्लासरूम से निकला हुआ मोहित, एक दिन इन्हें सेंट्रल लाइब्रेरी के पास बुलाता है और उस हिस्से को इन्होंने शब्द दिया है कि 5 साल बाद एक दिन वह नॉर्थ कैंपस मिलने आया। उसके साथ उसकी माँ भी थी। सेंट्रल लाइब्रेरी दिखाते हुए वह बोल रहा था, अम्मा हमारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब यही है। इसी ने हमें सब कुछ दिया है। उसकी माँ, एक सामान्य ग्रामीण महिला, सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी मंदिर के सामने खड़ी। शुक्रिया लक्ष्मण यादव इन संवेदनाओं को के लिए। एक सूचना के बाहर हॉल के बाहर किताब का स्टॉल लगा है। जिन साथियों को किताब लेनी है वो ज़रूर लेकर जाएं। और बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आज के मंच की सदारत कर रहे अध्यक्षीय भूमिका में हैं उदय नारायण चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी। मनोज जी जो संचालन का काम कर रहे थे, मंच पर उपस्थित लाल, नीला और हरा को एक नया स्वरूप देने वाले, देश में नई क्रांति का आगाज फिर से बिहार से ही लगता है वो लागू होगा, चलेगा। आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, मंच पर उपस्थित आलोक मेहता जी, हमारे भाई अली अनवर साहब, मंच पर उपस्थित पाल जी, दिनेश पाल जी, आनंद गौतम जी, डॉक्टर उषा जी, रिंकू यादव जी और लाखों नौजवान के आदर्श भाई लक्ष्मण यादव जी, जिसने किताब लिख दिया अपनी प्रोफेसर की डायरी के रूप में। मैं धन्यवाद देता हूं इनको निकालने वालों को, जिसने इनको यूनिवर्सिटी से निकाला, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि शायद ये निकाले न जाते तो ये डायरी न लिखते। और फिर इस डायरी में के अंत में जो इन्होंने लिखा है कि तुमको तो बचाने वाला, नौकरी देने वाला मुलायम सिंह यादव और लालू यादव भैया है, तुमको जरूरत किसकी है, ये भी उन्होंने। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि मुलायम सिंह और लालू यादव का नाम लेकर के क्या कहना चाहते हैं, या जो अपने गुरु से अर्जी करने गए कि शायद इनको बचा ले,
तो उसने जो जवाब दिया इनको इंटरव्यू में बचाने के बदले कि तुमको तो कहा ही था कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, अब बचना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। नहीं बचे, अच्छा हुआ नहीं बचे। अच्छा ही हुआ नहीं बचे, किसी न किसी को तो आगे आना होगा। तो मैं इस किताब के बारे में बहुत सारे सब वक्ताओं ने कुछ कुछ कहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूँ चूँकि समय हो चुका है। लेकिन एक बात शिक्षा के बारे में जो कुछ भी कही गई है, या जो लक्ष्मण यादव जी को जो कहा गया जाति सूचक से, जो जातिवादी इनको बनाया गया है, तो मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जात किसने बनाया? क्या शूद्रों ने जात बनाया? जात तो इसने नहीं बनाया। और जात जो बनाया, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि इस धरती पर कोई ऐसा आदमी पैदा लिया क्या, ऊंचे कुल खानदान में पैदा लेने के कारण या बड़े घर में पैसा वाले घर में पैदा लेने के कारण, ये अगर थूक फेंके तो छुहाड़ा किसमिस निकल जाए? ऐसा एक भी आदमी इस धरती पर पैदा नहीं लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो जिस ग्रंथ ने शूद्र बनाया, जात बनाया, ये सब तथाकथित होशियार लोगों का देन है, चतुर चालाक लोगों का देन है, और हम भी उस जाल में फंस जाते हैं। और शिक्षा क्या है? अब तो शिक्षा रही ही नहीं है। आपने अभी सुन लिया शिक्षा के बारे में कि क्या क्या सब हो रहा है यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी में कौन लोग बैठे हैं ऊपर में अभी जो बढ़िया से बढ़िया झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है? वही लोग बैठा है यूनिवर्सिटी में, और उसको कहा जाता है बहुत बड़ा ज्ञानी। मैं एक घटना आपको अपने जीवन का सुना रहा हूं। मैं लौट रहा था अपनी पत्नी के घर से, आदिवासी इलाका गुमला से। रास्ते में बाजार लगी थी, लीची बेचने का समय था। हमने एक बुढ़िया को देखा कि एक टोकरी में एक टोकरी लीची रखी हुई है। हम उतर गए, चूँकि जो मुजफ्फरपुर का लीची है इससे भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दिया हमको और बड़ा दिखाई दिया। हमने पूछा, बूढ़ी माता जी ये कैसे लीची है? तो कही कि 1 रुपया में 5 है। तो हमने सोचा, अरे तो 20 रुपया में 100, आज 100 रुपया में अगर ये पूरा टोकरी इसका हो जाएगा तो हम क्यों नहीं पूरा टोकरी इसका ले लें। हमने ये 1 किलो मिठाई का भी दाम उतना में नहीं होता, उससे भी कम है, ये अब बहुत अच्छा चीज़ होगा। हमने जब कहा उस बूढ़ी औरत को, बूढ़ी माता जी जितनी लीची है तुम हमको सब दे दो, जानते हैं क्या जवाब दी? जवाब दिया उसने जिससे मेरा सिर शर्म से झुक गया। बोली कि बाबू तुम ही सब लीची खा जाओगे तो हमारे इलाके के लोग इसका टेस्ट कैसे जानेंगे, कैसे खाएंगे? तो मैं सोचने लगा कि ज्ञानी कौन है? यूनिवर्सिटी में बैठा आदमी ज्ञानी है या ज्ञानी वो बुढ़िया जो गांव में बैठी है वो है? ये सोचने पर मजबूर कर देता है। आज वही हाल हमारे शिक्षा का अंगूठा काट लिया। वो तो सब जगह काट ही रहा है जिसने एकलव्य का अंगूठा काटा, और हम सब लोग उसके शिकार हैं। लेकिन एक ही बात कह सकते हैं कि एकलव्य के अंगूठा काटने वाले के वंशजों को याद रखना चाहिए कि जब जब बहुजनों पर हमला हुआ है, इसके हक अधिकार पर हमला हुआ है, तो जो बांग्लादेश की स्थिति बनी और श्रीलंका की स्थिति बनी, वो भी दिन यहाँ आने में कोई दूर नहीं रहेगा। हमको ये मिजाज यहाँ के नौजवानों का दिख रहा है, दिखाई पड़ता है यहाँ के नौजवानों का मिजाज। और जब ये मिजाज भी लग रहा है कि बिहार के धरती से ही निकलेगी, दूसरे जगह से नहीं निकलेगी। तो आज लक्ष्मण जी यहाँ आए हैं, इनकी किताब चल रही है। हम
इनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कुछ और इस किताब की बिक्री तो लाखों लाख में हो ही लोगों तक पहुँचे। जिस तरह से इनका विचार फैल रहा है इसको और फैलाने की ज़रूरत है। हम ये इनके लिए शुभकामना देते हैं। दूसरी बात, आरक्षण की बात हुई है तो अब आरक्षण तो रहा ही नहीं, इसलिए क्या इस पर बात करें। बोलना ही आरक्षण के बारे में। जब 2014 में सरकार बनी तो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनके भविष्य को खत्म करने के लिए कि फिर से अब ये कॉलेज में अगला जनरेशन नहीं आ सके, स्टाइपेंड बंद कर दी गई। छात्रवृत्ति, मैं एग्जाम्पल हूँ, शायद मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो मैं पढ़ा नहीं होता जिस परिवार का। ये छात्रवृत्ति की देन है आरक्षण की कि मैं पढ़ करके और आपके बीच में आज खड़ा हूँ। ये देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की। इसलिए उस महान आत्मा के प्रति नतमस्तक होकर कहते हैं कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक उसकी आवाज़ बुलंद होते रहेगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आरक्षण छात्रवृत्ति तो बंद ही हो गई। एक और आप सब लोगों को शायद पता भी नहीं हो, डीओपीटी का एक आदेश निकल गया। उसी समय जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। ये बहुत सारे दलित आदिवासियों को भी पता नहीं कि जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। हम एक्सप्लेन करेंगे तो समय नहीं है, इसलिए मैं उससे आगे बढ़ता हूं एक एक करके। और जो नौकरी देने वाली संस्थाएं थी उसको बेच दिया गया निजी क्षेत्रों के हाथे, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं। तो एक एक करके मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, और पढ़ाई गरीबों के घर से छीन लिया गया है और पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि शिक्षा का बजट कम हो गया है। शिक्षा का बजट कम हो गया महबूब जी, और साथ ही साथ जो रिसर्च स्कॉलर लोगों के लिए जो दी जाती थी वजीफा, वो भी करीब करीब समाप्त कर दिया गया है। तो रिसर्च स्कॉलर निकलेंगे कहाँ? शिक्षा की बजट खत्म, धीरे धीरे कम, और अब शिक्षा बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। तो बहुत ही सुनियोजित ढंग से नागपुर के लोगों ने शिक्षा को समाप्त किया है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये पुस्तक, चूँकि समय हो गया है, हम ज़्यादा बोलेंगे तो अच्छा नहीं। बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमको याद आ जाते हैं सुक्कन दास, याद आ जाती है भगवती देवी, याद आ जाती है दशरथ मांझी, याद आते हैं। तो इस तरह के अनेकों हैं जो याद आ जाते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद एक संकल्प लेके हम लोग जाएं। एक जंगल में आग लगी थी, तो जंगल में की आग को बुझाने के लिए हाथी और सभी जानवर मिल करके तालाब से पानी लाके बुझाने का काम कर रहे थे। उसी में एक गरवैया भी थी, छोटी चिड़िया। वो जाती थी नदी किनारे, अपने चोंच को उसमें डुबाती और फिर आके जंगल के ऊपर अपने मुंह को झाड़ती। हाथी देखा कि अरे गरवैया ये काम कर रही है, तो हाथी ने उसको कहा कि ए गरवैया, भागो नहीं तो जल के इसमें तुम भस्म हो जाओगी। तो गरवैया ने कहा, छोटी चिड़िया ने, हाथी भाई याद रखो, जब इस जंगल में आग लिखने की कहानी जब लिखी जाएगी और जब बुताने वालों की नाम लिखी जाएगी तो मेरा जलाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा इतिहास में। उसी तरह से यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि जो नई आंदोलन, नई रास्ते, ये प्रोफेसर की डायरी और जो अभी कहा आदरणीय दीपांकर जी ने, जो नफरत फैलाने की साजिश हो रही है, उन सब को समाप्त करने की दिशा में अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा जिसमें आप सबका नाम
ऊपर के पन्नों में लिखे, ये संकल्प लेके जाइएगा और यही आज देश को, राज को एक नया रास्ता दिखाएगा जिसमें प्रोफेसर की डायरी एक अहम भूमिका निभाएगी। इतना ही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।